नमस्कार, मैं सुनील आप सभी का एजुकेशन प्रभा यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं फिर से मनोविज्ञान अर्थात साइकोलॉजी की कक्षा में उपस्थित हूं और अभी संपूर्ण ये कड़ी चल रही है जो कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं या अन्य परीक्षाओं में के दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण है। और आज हम पियाजे का जो संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत है उसको हम इस ढंग से पढ़ेंगे कि शायद फिर दोबारा पढ़ने की आवश्यकता मुझे नहीं होगी, ऐसा मेरा मानना है। तो किस प्रकार से पढ़ेंगे, शायद आप कुछ देर तक रहेंगे तो आपको खुद ही मालूम हो जाएगा कि हम लोग किस प्रकार से आज पढ़ने वाले हैं। अब हम सीधे टॉपिक पर आते हैं जो कि पियाजे का जो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है। इसमें आप देखेंगे तो सबसे पहले आता है एक संज्ञान आता है। अब ये संज्ञान शब्द क्या है? तो ज्ञान के बारे में जानना ही संज्ञान है, वास्तविकता यही है। कैसे है अब हम बता रहे हैं। आप देखेंगे कि जब हम संज्ञान की परिचर्चा करते हैं तो इसके कुछ विशेष संदर्भ आते हैं, अर्थात इसमें कुछ ऐसे प्रकार उपप्रकार आते हैं जो कि इन संज्ञान की कड़ियों को पूर्णतः जोड़ देता है। अब वो क्या है? सबसे पहले हम देखते हैं कि इसमें जब हम संज्ञान की बात करते हैं तो एक प्रकार से ये एक ऐसा कह सकते हैं कि ये साइकिल के अनुसार चलता है। साइकिल के अनुसार चलता है, लेकिन वो यहाँ से शुरू होता है 1 2 3 4 5 6 7 8 और सब आपस में बिल्कुल जुड़ा है, या फिर आप ऐसा कह सकते हैं कि एक के बिना दूसरा अधूरा है। अब कैसे देखेंगे? संवेदन, सेंसेशन। संवेदन क्या है? कोई भी चीज़ों के बारे में जब हम सबसे पहले ज्ञान क्या है हम इसके बारे में अभी जान रहे हैं, तो सेंसेशन आता है, संवेदन आता है। किसी भी चीज़ों के बारे में जब हम पहली बार सुनते हैं तो कुछ ना कुछ संवेदनाएं आती हैं। जैसे एक छोटा बच्चा कौवा को कभी नहीं देखा है, कौवा के बारे में कभी नहीं नाम सुना है, न उसकी चर्चा परिचर्चा कभी नहीं सुना है। बच्चा के सामने कहा जाता है कौवा, उसके मन में एक संवेदना आती है, एक जस्ट संवेदना आती है कि ये कौवा क्या है। अब कैसे आती है हम सारा आपको बताएंगे। तो एक संवेदना, पहली संवेदना आती है, ये क्या है? कौवा। अब कौवा जब आता है तो ये परसेप्शन करने लगता है कि वो कैसा होगा, अनुभूति करने लगता है, प्रत्यक्षण करने लगता है कि वो कैसा होगा, किस प्रकार का होगा। उसके दिमाग में क्या होता है? एक परसेप्शन होने लगता है कि कौवा का नाम सुना है, अब कौवा किस प्रकार का होगा, अभी तक ना देखा है न सुना है, पहली बार सुना है। तो उसके अनुसार वो प्रत्यक्षण करने लगता है, अनुभूति करने लगता है। जब अनुभूति करने लगता है तब ये आपका आता है तीसरे स्टेज में प्रतिमा अर्थात इमेजरी। अब उसके दिमाग में कुछ ना कुछ इमेज अगर बताया जाता है कि हाँ कौवा ऐसा होता है, कौवा ऐसा होता है, तो उसके दिमाग में पूरा जो है, या फिर अगर कौवे का चित्र दिखाया जाता है तो वो क्या होता है, वो उसके दिमाग में एक इमेज आ जाता है कि हाँ कौवा कैसा होता है, ऐसा होता है, काला होता है, ये होता है, वैसे। फिर उसके बाद जब प्रतिमा भी आ गया, इमेजरी भी आ गया, तो उसके बाद वो क्या करना चाहता है? रिटेंशन, अर्थात वो धारण करना चाहता है। वो धारण करना चाहता है। अब मान लीजिए कि कौवा का नाम भी सुना, संवेदना पहली बार आई तो फिर क्या हो गया? वो प्रत्यक्षण करने लगा, वो अर्थात परसेप्शन करने लगा, वो अनुभूति करने लगा कि कौवा किस प्रकार का होगा। और फिर जब प्रत्यक्षण भी कर लिया, अनुभूति भी कर लिया, तब उसके दिमाग में एक प्रतिमा अर्थात एक मूर्ति आई कि हाँ कौवा इस प्रकार का आता है, होता है, अगर उसको दिखा दिया गया। और फिर उसके बाद वो कौवा के चित्र को क्या किया? धारण कर लिया अपने दिलो दिमाग में। जब धारण कर लिया तो आप ऐसा कह सकते हैं कि ये जो पहला स्टेज होता है वो क्या होता है? ज्ञान। मैंने आपको बताया था कि ज्ञान के बारे में जानना ही संज्ञान है। तो हम देखेंगे कि ये यहाँ तक जो होता है वो ज्ञान का पार्ट है कि पहले वो क्या करता है? संवेदन करता है, प्रत्यक्षण करता है, प्रतिमा अर्थात उसके पास इमेज आता है, फिर उसको उसका धारण करता है। वो धारण कर लिया,
उसके बाद से अब संज्ञान की प्रक्रिया चालू होती है। वो कैसे? तो आप देखेंगे कि ये प्रत्यावाहन अर्थात रिकॉल, जब भी उसके बारे में उसको जानकारी हो गई कि कौवा किस प्रकार का होता है, उसके पास अनुभूति भी हो गई, उसके पास इमेजरी भी हो गया, वो धारण भी कर लिया, अब वो कौवे के बारे में जानता है। अब वो कभी भी कौवा के बारे में कभी भी नाम सुनेगा या देखेगा तो वो रिकॉल करेगा जो पहली बार उसने सुना था, पहली बार उसने संवेदन किया था, अनुभूति किया था, फिर उसने फिर क्या किया था, प्रतिमा आई थी, फिर धारण किया था, उसका वो फिर से क्या करता है, रिकॉल करता है, उसको फिर से वो याद करता है, करने की कोशिश करता है। जब याद करने की कोशिश करता है तो उसके बाद आता है समस्या समाधान अर्थात प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो इसके बाद जब समस्या का समाधान आता है, क्योंकि जब आप कोई भी चीज़ों का बेहद अच्छे तरीके से रिकॉल कर लेते हैं, उसको याद कर लेते हैं, उसको पुनः याद कर लेते हैं, तो आपके समस्या का समाधान क्या होता है, हो जाता है। तो वो समस्या का समाधान हो जाता है। फिर जब समस्या का समाधान हो जाता है तो उसके आगे आता है आपका चिंतन, क्योंकि आप इस समस्या को समाधान करने के पश्चात आप क्या करते हैं, उसके बारे में और ज़्यादा कि कौवा, अब केवल अभी तक सुने थे, देखे थे कि कौवा इस प्रकार का होता है, अब आप ये चिंतन करने लगेंगे कि कौवा कितनी दूर तक उड़ सकता है, कहाँ से उड़ता है, कैसे उड़ता है, किस प्रकार से, मैं कैसे नहीं उड़ सकता हूँ, क्यों नहीं उड़ सकता हूँ, क्योंकि हमारे पास पंख नहीं है, उसके पास पंख होते हैं, उसकी आवाज़ें कैसी होती हैं, वो किस प्रकार से, मतलब बहुत सारी चिंतन, बहुत सारी चीज़ें आपके दिमाग में चलती हैं। वो क्या है, आपकी थिंकिंग होती है, चिंतन होता है। फिर इसके बाद तर्कणा सबसे लास्ट आता है, जिसको कि हम रीजनिंग कहते हैं। अब जब आप चिंतन किसी भी चीज़ों के बारे में आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, उसके बाद ही आप क्या कर सकते हैं, उसके ऊपर तर्क वितर्क कर सकते हैं, उसके ऊपर पूर्णतः वाद प्रतिवाद कर सकते हैं, उसका खंडन मंडन कर सकते हैं, उसके ऊपर आप बहुत सारा तर्क वितर्क कर सकते हैं। कब? जबकि उसके बारे में पूर्ण रूप से आपको जानकारी प्राप्त हो गई हो। इसी चीज़ को अगर हम दूसरे शब्दों में कहें कि ये संवेदन क्या होता है, मान लीजिए कि मुझे यहाँ पर एक मच्छर काट लिया, जो काटा तो जस्ट संवेदना आई कि मच्छर काट लिया। इसके बाद हम क्या करते हैं, परसेप्शन बनाते हैं कि ये इस प्रकार से अगर दुखा है तो क्या दुखा होगा, क्या किस चीज़ से, तो हो सकता है कि मच्छर ने काटा हो। आप इस प्रकार से करते हैं। जब करते हैं तो उसके बाद उसका मच्छर का, मॉस्किटो का आपकी जो प्रतिमा है वो आपके दिमाग में आती जाती है। आप जब प्रतिमा आती जाती है, इमेजरी आप करते हैं, उसके बाद उसके बारे में पूर्णतः धारण कर लेते हैं कि हाँ मॉस्किटो ही काटा है, इस प्रकार से। फिर उसके बाद आप उन चीज़ों को रिकॉल करते हैं। अब वो दिमाग जो है, वो दिमाग कहता है कि ओ भैया, क्योंकि दिमाग तो यहाँ है, मस्तिष्क तो यहाँ है, उसने ज्यों ही काटा मच्छर ने तो उसने इन्फॉर्मेशन किया कि अरे कुछ काट रहा है। जब कुछ काट रहा है तभी संवेदना आई, फिर ये सब सारी प्रक्रियाएं हुई, तो मस्तिष्क ने बताया कि भाई ये यहाँ पर मच्छर काटा है तो क्या करना है, प्रत्याह्वान करना है, अब उसको मारो, जल्दी से मारो। तो हाथ को वो आदेश देता है कि भैया मारो जल्दी से। तो जब जल्दी से मारो ये प्रक्रिया होती है तो फिर आपकी समस्या का समाधान हो जाता है। जब समस्या का समाधान हो जाता है तो आप चिंतन करने लगते हैं कि किस प्रकार से ये जो मच्छर है उसको हम किस प्रकार से क्या करें, इस घर से पूरा हटा दें। तो आप कॉइल चला लेते हैं या अन्य प्रक्रिया, बहुत सारी प्रक्रिया करते हैं जिसके बारे में, जिससे कि आपको मच्छर नहीं काटे, या मच्छरदानी लगा लेते हैं वगैरह वगैरह। उसके बाद आप मच्छर के बारे में संपूर्ण रूप से जान जब जाएंगे तो उसके ऊपर तर्क वितर्क कि कैसे मच्छर प्रवेश करता है, जाली अगर लग जाएगी तो ज़्यादा अच्छा होगा, ये होगा, इस प्रकार से कॉइल जला देंगे तो ऐसा होगा वैसा होगा, दुनिया भर का आप तर्क वितर्क करने लगते हैं। तो कुल मिला करके आप ऐसा कह सकते हैं, ये जो मैंने एक साइकिल बनाया है, यहाँ से एक स्टार्ट होता है और फिर ये धीरे 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 क्या होता है, यहाँ तक पहुँचता है। अर्थात एक साइकिल की तरह वो नाचता रहता है, घूमता रहता है, और उसी में
कई बार आप देखते हैं कि जिन चीज़ों के बारे में हम ज़्यादा रिकॉल नहीं कर पाते हैं, उसको कोई नाक पर हाथ लेता है, कोई कान पर हाथ लेता है, कहता है कि ओफो ये यहाँ तक तो आ रहा है लेकिन यहाँ मुंह से बाहर नहीं आ रहा है। इस प्रकार से संज्ञान वो होता है जिन चीज़ों के बारे में हम जानते हैं उसको और बहुत ही ज़्यादा बेहतर तरीके से जानना, तो ये संज्ञान होता है। तो संज्ञान मोस्टली इन्होंने जो पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास दिया था, ये मुख्य रूप से ये मेंटल क्रिया है, अर्थात मानसिक क्रिया है। एक मानसिक क्रिया ऐसी जो कि मन में उसकी सारी चीज़ें, सारे प्रक्रम उसमें चलते रहते हैं। अब ये पियाजे कहते हैं, पियाजे के अनुसार बालकों में वास्तविकता की खोज करना या उसको समझने की स्थिति पैदा करना, ये तब तक नहीं होता जब तक कि आप परिपक्वता, न तो परिपक्वता अकेले कर सकता है, न ही केवल अनुभव कर सकता है। अर्थात इनका मत था कि परिपक्वता और अनुभव जब दोनों आपस में अंतःक्रिया करती है तब कोई भी चीज़ वास्तविक स्वरूप में आता है। तो आपने देखा इसके माध्यम से कि डेफिनेटली कुछ अनुभव है, कुछ परिपक्वता है, दोनों आपस में अंतःक्रिया करता है और तब कुल मिलाकर के वो संज्ञान की स्थिति पैदा होती है। अब हम सीधे आते हैं कि पियाजे ने जो अपना सिद्धांत पेश किया है, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत पेश किया है, उसमें कुछ महत्वपूर्ण संप्रत्यय इन्होंने इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट दिया है। क्योंकि इनके सिद्धांत को जानने से पहले हम इन संप्रत्ययों को जानना हमें आवश्यक होगा, क्योंकि अगर हम जान लेते हैं तो बहुत बेहतर तरीके से हम उनके सिद्धांत को जान सकेंगे। और इतना ही नहीं, ये किसी भी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से आप देखेंगे तो अत्यंत महत्वपूर्ण है। इनके द्वारा जो संप्रत्यय बताए गए हैं उसमें पहला आता है अनुकूलन, अर्थात एडप्टेशन। एडप्टेशन क्या है? तो कोई भी बालक किसी भी परिस्थितियों के साथ, वातावरणों के साथ जो एडजस्टमेंट करता है, सामंजन करता है, वही अनुकूलन कहलाता है। कोई भी किसी भी वातावरण में, किसी भी परिस्थिति के साथ वो जब समायोजन करता है, एडजस्टमेंट करता है, वही अनुकूलन की प्रक्रिया होती है। अब अनुकूलन में इन्होंने बताया कि इसके दो पहलू होते हैं। पहला इनका आता है कि आत्मसात्करण अर्थात एसिमिलेशन, और दूसरा इन्होंने बताया है समायोजन अर्थात अकोमोडेशन। तो आत्मसात्करण, इनका कहना था कि आत्मसात्करण क्या है? तो कोई भी बच्चा जब वो लुढ़कते वो क्या करता है, कोई भी चीज़ को देखता है और कोई भी चीज़ को देखने के बाद वो हाथ से पकड़ता है और अपने मुंह में दे देता है। तो वो खाने वाली चीज़ है या नहीं इससे मतलब नहीं है, लेकिन उसने ये जाना कि खाने की भी कुछ क्रियाएं होती है, अर्थात खाने के साथ वो क्या किया है, वो आत्मसात्करण, अर्थात खाने की क्रिया के साथ वो आत्मसात्करण कर लिया है। इसको ही हम क्या कहते हैं? आत्मसात्करण या एसिमिलेशन कहते हैं। फिर इन्होंने बताया है कि अकोमोडेशन अर्थात समायोजन में बताया है इन्होंने। मान लीजिए कि कोई भी बच्चा अगर कुत्ता को देखा हुआ है पहले से, उसके बारे में जानता है, लेकिन बिल्ली को नहीं देखा है, और बिल्ली को अगर देख करके वो कुत्ते से उसकी विशेषताओं को अलग करने की कोशिश करता है, तो यही क्या है? अकोमोडेशन है। यही क्या है? तो आपका समायोजन की प्रक्रिया है। अब दूसरा आता है आपका साम्य धारण। साम्य धारण क्या है? तो मैंने आपको बताया था अनुकूलन की दो प्रक्रियाएं या दो पहलू होते हैं, आत्मसात्करण और समायोजन। ये जो आत्मसात्करण और समायोजन होता है, इन दोनों के बीच ये क्या करता है? संतुलन बिठाने की कोशिश करता है साम्य धारण में। तो साम्य धारण में अनुकूलन बिठाने की कोशिश करता है। आप ऐसा समझिए कि इस प्रकार से कि अगर मान लीजिए कि कोई बच्चों के सामने नई परिस्थिति पैदा हो गई जिसके बारे में उसने कभी भी न देखा है न सुना है। अब वो जब नई परिस्थिति पैदा हो जाती है तो वो आत्मसात्करण और जो आपका समायोजन है, इन दोनों के बीच वो संतुलन बिठाने की कोशिश करता है, क्योंकि बच्चा असंतुलित हो चुका है, क्योंकि उसका मन जो है वो असंतुलित हो चुका है, क्योंकि नई परिस्थिति पैदा हो गया है। तो असंतुलन जो पैदा हुआ है उसके साथ वो क्या करता है? वो धारण करने की, उसका साम्य धारण करने की कोशिश करता है, उसका संतुलन बिठाने की कोशिश जो करता है वही क्या है? तो साम्य धारण है।
अब ये तीसरा क्या है, संरक्षण, कन्वर्जेशन। कन्वर्जेशन ये है कि आपका जो अनुकूलन है और साम्य धारण है, इन दोनों के बीच मध्यस्थता की कोशिश करता है। अर्थात कोई भी नई परिस्थिति जब पैदा हुई तो नई परिस्थिति पैदा होने के बाद उन परिस्थितियों को समझना और उसमें दक्षता हासिल करने की जो क्षमता होती है, वही जैसे कि परिस्थितियों का कैसे रंग रूप है, कैसे वातावरण है, किस परिस्थिति में कैसे है, और उसके साथ वो अपने आप को क्या करता है, एडजस्टमेंट करने की कोशिश करता है। जब एडजस्टमेंट करने की कोशिश करता है, उसको संरक्षित करने की कोशिश करता है, अपने आप को उसमें और उसको अपने आप में सामंजन करने की जो क्षमता है, जो जब क्षमता पैदा हो जाती है तो यही संरक्षण की प्रक्रिया होती है। अब आते हैं संज्ञानात्मक संरचना पर, अर्थात कॉग्निटिव स्ट्रक्चर। संज्ञानात्मक संरचना क्या है? तो किसी भी बालक में जो मानसिक संगठन होता है या फिर उसके मानसिक क्षमता होती है, उसका जो सेट होता है, वही क्या है, संज्ञानात्मक संरचना होता है। अर्थात इसमें क्या करते हैं कि कुछ मेंटल उसका सेट होता है पूरा। जैसे कोई भी बालक है 3 साल का और कोई भी बालक है 7 साल का, तो हम 3 साल के बालकों से 7 साल के बालकों को भिन्न करते हैं मानसिक संगठन के अनुसार। मानसिक सेट जो उसका है कि मानसिक सेट जो 3 साल का बालक है उसका थोड़ा छोटा है, कम है, और जो 7 साल का बालक है उसका मानसिक संगठन क्या है, तो ज़्यादा बड़ा है। तो उसके आधार पर ही हम इन चीज़ों को कह देते हैं कि ये 3 साल का बालक है तो इसका मानसिक संगठन इतना होगा, मानसिक संगठन अगर 7 साल का है तो इसका इतना ज़्यादा बड़ा होगा। इस प्रकार से इसको हम डिफाइन कर देते हैं। अब आते हैं कि ये मानसिक संक्रिया। मानसिक संक्रिया क्या है? तो मानसिक संक्रिया एक ऐसी संरचना है जिसमें कि बच्चा क्या करता है, तो जो संज्ञानात्मक संरचना है उसका जो सेट है उस पर वो एक्शन लेता है। अर्थात जब भी हम कोई भी चीज़ों का चिंतन करते हैं, कोई भी चीज़ सोचते हैं और सोचने के बाद उस पर एक्शन करते हैं, एक्शन लेते हैं, तो वही क्या है, तो मानसिक संक्रिया है। अर्थात क्योंकि वो एक तो ये इसमें संज्ञानात्मक संरचना में क्या था, एक उसका पूरा सेट था, संज्ञानात्मक संरचना का पूरा सेट था। जब उसी सेट को जब हम चिंतन के मुद्रा में अर्थात क्रियात्मकता की मुद्रा में लाते हैं, एक्शन की मुद्रा में लाते हैं, तो वो क्या कहलाता है, तो मानसिक संक्रिया कहलाता है, मेंटल ऑपरेशंस कहलाता है। अब हम आते हैं स्कीम्स पर। स्कीम्स क्या है? तो स्कीम्स एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कि बच्चा का जो व्यवहार है उसका पैटर्न है, व्यवहारों का एक ऐसा पैटर्न जिसको बच्चा बहुत आसानी से दोहरा लेता है, बहुत आसानी से दोहरा लेता है, उसी को हम क्या कहते हैं, स्कीम्स कहते हैं। ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है परीक्षाओं के दृष्टिकोण से। स्कीम्स अर्थात किसी भी व्यवहारों का ऐसा पैटर्न जिसको कि बच्चा आसानी से दोहरा लेता है, वही स्कीम्स है। जैसे अगर हम देखेंगे कि अगर बच्चा स्कूल जाने के लिए तैयार होता है, तो वो स्कूल जाने के लिए तैयार होता है तो फटाफट वो कपड़ा भी पहन लेता है, स्कूल ड्रेस भी पहन लेता है, वो बैग में जो किताबें उसको लेनी है, क्योंकि रूटीन के मुताबिक उसको डेली अलग अलग प्रकार के बुक लेने होते हैं, तो वो अलग अलग प्रकार के बुक को भी चुन लेता है, फिर अपना टिफ़िन भी रख लेता है, ये कर लेता है, वो कर लेता है, सारा कुछ, जूता भी पहन लेता है, सारा कुछ। अर्थात उसके वो आसानी से क्या कर रहा है, व्यवहारों का एक ऐसा पैटर्न बना लिया है जिसको कि वो बहुत आसानी से क्या करता है, रिकॉल कर लेता है और आसानी से उसको दोहरा भी लेता है, उसको क्रियात्मक पक्ष में भी उतार लेता है। और इसको आप ऐसे भी कह सकते हैं कि ये स्कीम्स जो होता है वो मेंटल जो हमारे दिमाग में चल रहा है, जो कुछ मानसिक रूप से चल रहा है, उसको क्रियात्मक पक्ष में उतार देना ही क्या है, तो स्कीम्स है। अब हम आते हैं स्कीमा पर। स्कीमा क्या है? तो ऐसी मानसिक संक्रिया जिसका हम क्या कर सकें, सामान्यीकरण कर सकें। सामान्यीकरण अर्थात जनरलाइज हम कर सकें। किसी भी चीज़ों को जनरलाइज कर सकते हैं, किसी चीज़ों को हम जनरलाइज नहीं कर सकते हैं। मान लीजिए कि जैसे केस स्टडी होता है, तो केस स्टडी को हम जनरलाइज नहीं करते हैं, लेकिन अगर वर्णनात्मक शोध है उसको हम क्या करते हैं, जनरलाइज कर देते हैं। तो ऐसी संक्रिया या ऐसी चीज़ों से है जिसको कि हम क्या कर सकते हैं, तो उसको जनरलाइज कर सकते हैं, सामान्यीकृत कर सकते हैं। ये आपका संज्ञानात्मक संरचना और मानसिक संक्रिया से भी ये बहुत ज़्यादा संप्रयात्मक क्या है, वो एकदम से इसमें जुड़ाव होता है, जिसको कि हम सामान्यीकृत कर सकते हैं।
अंतिम में आते हैं विकेंद्रन पर। विकेंद्रन क्या है? तो विकेंद्रन वैसी से तात्पर्य वैसी चीज़ या वैसी वस्तु से होता है जिसके बारे में हम वास्तविक रूप से या फिर उसका वस्तुनिष्ठ ढंग से हम सोचने के लिए तत्पर हो जाते हैं। जैसे मान लीजिए कि उदाहरण देंगे कि अगर मान लीजिए कि अगर 5-7 महीने या 10 महीने का बच्चा है, तो 10 महीने का बच्चा है तो वो क्या करता है, वो अपने बारे में ही सोचता है। आत्मकेंद्रित उसका जो होता है वो सब कुछ चिंतन आत्मकेंद्रित होता है। लेकिन जब भी बच्चा अगर मान लीजिए कि 24-25 महीने का हो गया, 3 साल का हो गया, 2 साल का हो गया, उसके बाद वो क्या करता है, बच्चा वस्तुनिष्ठ ढंग से और वास्तविक ढंग से उसको सोचने लगता है। मान लीजिए कि अगर हम उसको सिखा दिए हैं कि ये मार्कर है, तो वो मार्कर के वास्तविक स्वरूपों को ही जानता है। लेकिन उससे पहले जब बच्चा बहुत छोटा होता है, अगर 5-6 महीने का, 7 महीने का होता है, और अगर हम उसको मार्कर दे दें और कहेंगे कि ये मार्कर है, वो क्या करेगा, ये बच्चा मार्कर लेगा और अपने मुंह में दे देगा, क्योंकि वो आत्मकेंद्रित है, वो अपने बारे में ही केवल सोच रहा है, क्योंकि उसकी क्षमता अभी विकसित नहीं हुई है। लेकिन जब वो कुछ महीने बाद, अर्थात 23-24 महीने बाद अगर हम उसको बताते हैं कि ये क्या है, मार्कर है, तो वो उसको मुंह में नहीं लेगा, क्योंकि वो समझता है कि ये कुछ अलग वस्तु है या फिर लिखने वाला है, तो उसको उसके वास्तविक ढंग से वो सोचने लगता है। और अगर हम कहेंगे कि तुम दूसरा एक मार्कर लेके आओ, वहाँ पर पड़ा है, वो लेके भी आ जाता है, क्योंकि वो उसके वस्तुनिष्ठता को समझ रहा है, उसके वास्तविकता को समझ रहा है। इसके कारण से इनके सिद्धांत के बारे में अभी नहीं बताएंगे, क्योंकि काफ़ी लंबी क्लास हो जाएगी। हम अगली कक्षा में आपको इसके सिद्धांत के बारे में बहुत बेहतर तरीके से आपको कक्षा लेंगे। तो मुझे लगता है कि आज की जो प्रक्रियाएं चली हैं वो बहुत बेहतर तरीके से आप समझे होंगे। अगर आपको समझ में आती है तो एजुकेशन प्रभा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए, ताकि आपको आने वाली सभी वीडियो आप तक पहुंचते रहे। धन्यवाद।